सायरा और सायरा की मां के लिए बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। असा अब चाल पे चाल चलती जा रही है क्योंकि असा के पास वक्त बहुत ही कम रह चुका है और अब ये चाहती कि किसी भी तरीके से मैं इन लोगों से अपना बदला लूँ। ये अस्मा को एक काम सौंप देती है, उसके ज़िम्मे काम लगा देती है कि भाई आपने ये काम करना है, बुटीक के ऊपर इस तरह से कब्जा करना है। क्या इस तरीके से अज़ा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? आगे चलकर अज़ा के लिए मुश्किलात कौन सी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि कभी भी जो अज़ा की फूफो है इसे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। इसे इस बात का पता है कि भाई अज़ा क्या सोच कर बैठी हुई। अब नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है। जिस दिन से बेचारी अस्मा से बुटीक छीनी गई है तो उसके बाद अस्मा बेचारी बड़ी परेशान होती है, अपसेट होती है, क्योंकि इस बुटीक से इसके घर का खर्चा चलता था। किसी किस्म की कोई भी टेंशन होती थी तो इसे बुटीक से पैसा निकाल कर इन्वेस्ट कर देती थी, अच्छा घर के सर्कट को चलाती थी। अब इनसे दुकान भी जा रही है और बुटीक भी नहीं है तो घर वाले भी इस मामले पर परेशान होते हैं। तो अस्मा जाती है और जाकर अज़ा के साथ ये बात शेयर करती है, उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैं बुटीक में वापस जाना चाहती हूँ, मेरा दिल नहीं लगता। तो आगे से अज़ा जब ये बात सुनती है तो वो अस्मा को जवाब देती है, उसे मशवरा देती है और कहती है कि आप ऐसा करें कि आप बुटीक ज्वाइन कर लें, बुटीक में जाकर जॉब कर लें, वहाँ पर मुलाजमा के तौर पर काम करें। तो अस्मा जब ये बात सुनती है तो वो इनकार कर देती है, भाई मालिक बंदा कैसे मुलाजमा के तौर पर काम कर सकता है। तो ये अज़ा को इनकार करती है और अज़ा को कहती कि नहीं मैं वहाँ पर नहीं जा सकती, क्योंकि अस्मा अगर वहाँ पर जाना भी चाहती है ना तो ये मालकन के तौर पर जाएगी, ये कभी भी मुलाजमा के तौर पर नहीं जाएगी। तो इसी वजह से इनकार करती है। तो आगे से अज़ा मजीद उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती कि चलो एक दफ़ा तुम जाओ तो सही, जब तुम जाओगी वहाँ पर ज्वाइनिंग करोगी, ऐसा वहाँ पर कुछ दिन गुजारोगी तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि एक न एक दिन बुटीक हमारी हो जाएगी, इस बुटीक के ऊपर आपका कब्जा होगा। तो अस्मा ये बात मान लेती है और अज़ा को कहती है कि चलो आप अगर कहती है तो मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये अपना सेटअप तैयार करती है और ये सायरा के ऑफिस में पहुँच जाती है। अब सायरा बैठी होती है, सायरा को भी एक बंदे की ज़रूरत होती है जो प्रोफेशनल किस्म का बंदा हो। अस्मा के अलावा कोई भी बुटीक को नहीं चला सकता था। इस दिन से अस्मा ने ये बुटीक छोड़ी है ना तो उसके बाद सायरा को इस बिज़नेस में सिर्फ और सिर्फ लॉस ही हो रहा है। तो इसी वजह से सायरा मजबूर थी और जब अस्मा को देखती है, अस्मा उसके सामने अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रखती है। सायरा वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है तो फिर अस्मा को कहती कि चलो ठीक है, इनकी आपस में डील हो जाती कि भाई इतनी सैलरी मैं आपको दूंगी और आप आकर काम सारा के सारा संभालेंगे। अब सायरा मुतमिन हो जाती है, उससे रिलैक्स फील होता है कि चलो ठीक है, अस्मा आ चुकी है, इससे कारीगर है और इस काम को अच्छी तरीके से जानती है तो मुझे किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ से सायरा चाहती है, अब देखिए कि इसके दिमाग के अंदर ये बात बिल्कुल भी नहीं है। सायरा ये सोच कर बैठी हुई है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए आई है, इसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन इन लोगों का मकसद है, जिस हिसाब से आप लोगों ने इन लोगों को जलील और ख्वार किया तो ये कभी भी सुकून के साथ तो नहीं बैठ सकते ना। तो ये चाहती है और जाकर अपनी माँ के साथ ये बात शेयर करती है, अपनी माँ को कहती कि अस्मा आई थी और आकर उसने मेरे सामने ये बात की कि मुझे जॉब चाहिए, तो मैंने उसे जॉब दे दिया, वो काम करेगी, मैं सुकून के साथ जाऊँगी, आराम के साथ। पहले मैं जल्दी जाती थी, मुझे सारी की सारी टेंशन होती थी, तो अब मेरी टेंशन कम हो चुकी है, अब टेंशन अस्मा के ज़िम्मे आ चुकी है। तो आगे से फुप्पू चालाक है और उसका दिमाग काम करता है, तो ये सायरा को साफ अल्फाज में इनकार कर देती और कहती भाई बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, जिन लोगों को हमने इस बुटीक से धक्के देकर निकाला, जिनकी बुटीक थी, जो मालिक थे, उनकी बुटीक के ऊपर हमने कब्जा कर लिया, तो आपने उन लोगों को जॉब पे रख लिया, फिर उसी बुटीक के अंदर रख लिया। क्यों ऐसा किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप कम से कम थोड़ा सा सोचें तो सही। तो आगे से सायरा जो होगी ना ये अपनी माँ को इनकार कर देगी, अपनी माँ की बात नहीं मानेगी, अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इतनी तेज़ से इतनी चालाक नहीं है, अगर इतनी तेज़ और चालाक होती मैं उसे बुटीक कभी भी ना छीनती, आप परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं कर सकती और उसके पास में कुछ भी नहीं है। लेकिन देखना कि यही अस्मा होगी, आपको धक्के देकर इस बुटीक से निकालेगी और कहेगी कि ये बुटीक मेरी है और अब आप जॉब के तौर पर काम करना चाहती
चाहती हैं तो मेरे पास कर सकती हैं। जब एक इंसान के बुरे दिन स्टार्ट होना तो फिर कोई ना कोई बहाना ज़रूर मिलता है और इंसान की आंखें और हर तरफ उसे अंधेरे अंधेरे नज़र आता है और उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके लिए वो सब कुछ गलत हो रहा है। अब सायरा को ऐसा लग रहा है कि भाई कभी आसमा ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा इसके लिए ये सब कुछ नुकसान में तब्दील होता जाएगा, सब कुछ इससे ऐसा करके निकलता जाएगा और जब इसकी आंखें खोलेंगी तो फिर इसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे जो प्लान बनाकर बैठी हुई है ना तो वो हमारी अज़ा है। और अज़ा के पास अब इतना वक्त कम रह चुका है, अज़ा अब चाहती है कि किसी भी तरीके से हर चीज़ आप इनसे निकाली जाए और इन लोगों को अपनी औकात चाहती ली जाए। कुरैशी साहब काफ़ी टाइम के बाद अपने घर में आता है, इसे अपने रूम के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं, साथ में समन भी मौजूद होती है, शनाज बेगम भी मौजूद होती है। तो कुरैशी साहब जिस वक्त कमरे के अंदर इंटर होता है तो अपनी बेगम के साथ, अपनी बेटी के साथ बात करते और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है घर मेरा अपना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस घर के अंदर मैं काफ़ी सदियों से नहीं आया, काफ़ी सदियों के बाद इस घर के अंदर इंटर हुआ हूँ। तो आगे से समन जब ये बात सुनती है तो अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती और कहती है कि अबू जान, वलीद के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके साथ हो रहा था, आपको बीच में आने की क्या जरूरत थी? इस आपके साथ इस किस्म का हादसा आपकी गलती की वजह से पेश आया। आप देखें कि वलीद समन का हस्बैंड है तो अपने बाप की जान को बचाने के लिए से वलीद के ऊपर जिम्मेदारी सौंप रही है। आगे से जब कुरैशी ये बात सुनेगा तो ये अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि देखें बेटा, वलीद भी हमारा अपना है, वलीद आपका जो है वो हस्बैंड है, और अगर वलीद को ऐसा कुछ हो जाता तो क्या आप हमेशा के लिए बेवा नहीं रह जाती? थोड़ा सा तो इस मामले पर सोचें तो सही। चलो मैं ठीक है मर भी जाता तो अब आपकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, मेरे किसी भी काम की नहीं है। तो यहाँ पर कुरैशी उसे हौसला देगा और उसकी सोच तब्दील करने की कोशिश करेगा। मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि आखिरकार समन ने ऐसी बात की क्यों है। वो तो इतनी समझदार है और वो कभी भी इस तरह की गलत बात नहीं कर सकती जो उसने अब ऐसी बात की है। अब जो बिलाल है ना, वलीद को इस बात का शक तो हो चुका है कि भाई बिलाल जो है ये किस वजह से सब कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वलीद और नसीर एक दूसरे के साथ मशवरा करते हैं और इनको यकीन हो जाता है कि इस गेम के पीछे बिलाल मुलविस है। नसीर को इस बात का डर होता है और ये बात शेयर भी करता है वलीद के साथ। तो वलीद आगे से जवाब देते हैं अपने भाई को और कहते हैं कि भाई बिलाल इस वजह से हमें मरवाना चाहता होगा, किसी इस दुकान के ऊपर कब्जा करना चाहता होगा। तो आगे से जब ये बात नसीर सुनता है तो इसे वलीद को इनकार कर देते और कहते हैं कि भाई बिलाल कुछ भी नहीं कर सकता अगर इसके साथ फुप्पो इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इस पूरी गेम में फुप्पो का हिस्सा है और फुप्पो जब तक इस केस में खुद आकर बात नहीं करेगी या बिलाल की सपोर्ट नहीं करेगी तो कभी भी ये दुकान हमसे नहीं छीन सकती। बिलाल ने नसीर को आकर धमकी भी दी है शॉप के अंदर, इनकी एक दूसरे के साथ हाथापाई भी हुई है। तो इसी वजह से इन लोगों को इस बात का डर है कि भाई बिलाल हमसे ये दुकान ये शॉप छीन लेगा। तो आगे से नसीर को बड़ा यकीन होता है कि भाई फुप्पो ऐसा कुछ करेगी नहीं, अगर फुप्पो बीच में आकर बात करेगी तो शॉप जो कि हमसे छीनी जाएगी। तो फुप्पो कभी भी आपका साथ नहीं देगी। अगर बिलाल उसे ब्लैकमेल करता है या उसके साथ इस की बात करता है तो फुप्पो इसकी बात मान लेगी और बिलाल का मकसद भी यही है, वो यही काम करवाना चाहता है। बार बार फुप्पो के साथ इसी वजह से राब्ते में है कि भाई आप जल्दी से आकर सैन अपने कर दे ताकि मैं शॉप इनसे हमेशा के लिए छीन लूँ और एक न एक दिन ऐसा वक्त आएगा ये शॉप भी इनके हाथ से चली जाएगी। लेकिन जो अज़ाकारी है ना, अज़ा अब तेज़ी के साथ सब कुछ चेंज करना चाहती है। इसने अपने ज़िम्मे में एक काम, एक टारगेट सौंप दिया कि भाई मैंने ये काम करना है, ये जब हमारे कंट्रोल में आएगा तो उसके बाद अगला काम जो होगा इससे हमारा घर होगा। मेन जो इनका टॉपिक है वो घर पे नजर है। हर सूरत में हम इनसे घर हासिल कर लें और उसके बाद ऐसा इनको सजा दीजिए। अब अज़ा ने अस्मा को जो काम दिए ना, इसे बहुत ही अच्छा काम दिए। अस्मा इस तरह से बुटीक में थोड़ी सी इन्वॉल्व भी रहेगी, उसकी दिलचस्पी भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, उसे गुस्सा तो आएगा, उसका कलेजा फट कर बह तो आएगा, बर्दाश्त तो नहीं होगा कि भाई जिस सीट पे वो बैठी हुई थी और मुलाजमा आगे से खड़ी हुई थी, आज उस सीट पे मुलाजमा बैठी हुई है और उसे खुद मुलाजमा बन के काम कर रही है। तो कभी भी इंसान से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, हकीकत लाइफ में भी ऐसा नहीं होता, लेकिन वो बर्दाश्त उसे करना होगा। अगर वो चाहती है कि मैं मंजिल हासिल कर लूँ या किसी मकसद तक मैं पहुँच जाऊँ तो उसके पास यही ऑप्शन है, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। अज़ा हर सूरत में अपने मकसद में कामयाब होगी, इसे मंजिल ज़रूर मिलेगी और ये सायरा और सायरा की जो माँ है इनको अपनी औकात चाहती ली जाएगी। आशी भी बार बार अज़ा के साथ राब्ते में होती है और कोई भी बात हो
होती है तो उसके साथ शेयर कर देती है, उसे सब कुछ बता देती है कि भाई ये हो रहा है, आगे हमारे घर के अंदर ये होगा, प्लान बनाया जा रहा है। तो आशी एक एक बात असर तक पहुंचाती जाएगी और जब भी बिलाल आएगा और आकर इनके साथ बात करेगा तो आशी ये भी बात बता देगी और आशी के ऊपर जब प्रेशर डाला जाएगा कि भाई आपकी शादी हम बिलाल के साथ करवा रहे हैं, तो इस मामले पे आशी अज़हर के साथ ये बात शेयर करेगी। तो मेरे ख्याल में अज़हर से कहेगी कि भाई आप मेरे पास आ जाएं, आप उस घर के अंदर ना रहें। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, कैसे अज़हर को कामयाबी मिलती है, अगर ये कुछ करने की कोशिश करती है तो क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो बातें फुप्पू सहरा के साथ करी कि भाई आप अस्मा के ऊपर यकीन मत करें, आपको वो धोखा दे सकती है, तो क्या इस तरह से अस्मा फिर से जो है वो मुश्किल में जा सकती है, क्या सहरा इसको जॉब से निकाल सकती है, या अपनी माँ की इससे बात रद्द कर देगी, अपनी माँ को कह सकती है। फिलहाल तो वो कह रही है, तो आगे जाकर अगर मजीद माँ इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है तो क्या ये अस्मा को जॉब से निकाल देगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।